हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस का समाधान। जी हाँ, जीएस का समाधान शुरू हो चुका है, तो सब लोग लाइव में जुड़ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग जो सब्जेक्ट लेके आए हैं वो है एंशियंट हिस्ट्री। तो आज का जो सब टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंशियंट हिस्ट्री, जिससे हम किरण के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी तक हम लोग कर चुके हैं आपका क्वेश्चन नंबर 70 तक। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 71 से लेकर के को टोटल 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 71 से लेकर के 90 तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और एक चीज़ और, आप लास्ट में आपके लिए एक जो क्वेश्चन रहा करेगा वो एक क्विज फॉर्म में रहेगा, जिसे पूरा का पूरे आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, यानी 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप उसे खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्विज भी अब आपका वेट करेगा, वो भी लास्ट में। तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक क्विज दिया था, आइए पहले उसको देखते हैं। तो देखिए पॉलिटी क्विज था हम लोगों का, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि उस टैक्स का नाम बताओ जो टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर 4 जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, ये एक डायरेक्ट टैक्स होता है, इसीलिए ये आपका किसके अंतर्गत है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल 71 क्या कह रहा है हमसे कि जो आपके बुद्धिज्म में जो बुल है, यहाँ फोटो भी बनी है आपकी उसकी, तो जो बुल होता है वो बुद्धा की लाइफ में किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पहले खुद से प्रयास कीजिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को टिक करने का, फिर हम लोग चेक करेंगे सही क्या है। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्थ। कैसे, तो देखो ये जो बुल दिख रहा है ना आपको, इसी के नीचे देखो तो एक छोटा सा ये क्या दिख रहा है आपको, फूल टाइप का दिख रहा है ना, इसे कमल कहा जाता है। ठीक है, तो बुल और लोटस ये दिखाता है बुद्ध के जन्म को, इतना याद रखिएगा। बुल और लोटस किसको दिखाता है, बुद्ध के जन्म को दिखाता है। और वहीं अगर बात की जाए उनका जन्म कौन से वर्ष में हुआ था, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, 563 BC। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप, जैसे शिवांशु ने मुझसे कहा था कि उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है समझने में, तो एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ताकि कोई भी टॉपिक में आपको ये ना लगे कि आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर बात की जाए 563 BC में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये भी आपके एग्जाम में आता है, तो कपिल वस्तु। ठीक है, तो ये दोनों आप इन्फॉर्मेशन नोट कर लो। चलिए अब यहाँ पे ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए ग्रेट डिपार्चर। ठीक है, ग्रेट डिपार्चर को यहाँ पे गृह त्याग या फिर महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। तो ये जो महाभिनिष्क्रमण है ये किससे दिखाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम का बड़ा सिंपल सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। तो इसे घोड़े यानी हॉर्स से दिखाया था। अब एक चीज़ याद कर लो कि अगर हाथ में जो बुद्ध थे वो कमल लेके उनका जन्म हुआ था, और घोड़े पे बैठ के वो चले गए थे, उसी को क्या कहा जाता है, गृह त्याग या फिर ग्रेट डिपार्चर। और इसी तरीके से महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु। तो मृत्यु यहाँ पर उनको दिखाई जाती है स्तूपा के माध्यम से। किसके माध्यम से, स्तूपा के माध्यम से। तो बर्थ क्या हो गया, हाथ में कमल लिए हुए थे, घोड़े पे बैठ के उन्होंने गृह त्याग किया और स्तूपा में उनकी मृत्यु हुई। इस तरीके से भी इसको याद किया जा सकता है। ठीक है, इजी रहेगा। चलिए 72 देखते हैं। पूछा क्या गया है कि मौर्यन मोनार्की जो थी आपकी, आप कह सकते हैं अशोक का जो शासनकाल था, उसे हम निम्न ऑप्शंस में से किससे दिखा सकते हैं। पहली बात, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको पहले यहाँ पे आप खुद से यहाँ पे ट्राई करो कि आपके हिसाब से ऑप्शन क्या होगा, फिर हम लोग साथ में मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, चलिए पहले खुद से सॉल्व कीजिए इसको, 10 सेकेंड है, जल्दी से इसको कोशिश कीजिएगा। चलिए टाइम आप। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे लगाया था ऑप्शन नंबर 1, तो अपने आप को दीजिए +1, और अगर नहीं दिया था तो कर दीजिए वहाँ पे -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब क्या था, अगर मैं ऑप्शंस की तरफ देखूँ तो अशोका को क्या कहा जाता है, अशोक महान कहा जाता है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि हमें बिल्कुल नहीं आता, हमें सिर्फ इतना तो पता है कि उसे अशोक महान कहा जाता था। ठीक, अब मुझे बताओ अगर महान कहा जाएगा तो क्या वो ऑटोक्रेट होगा, मतलब तानाशाह होगा, नहीं होगा। इसी तरीके से भाई वो पुराना जमाना था, तो वहाँ पे लोकतंत्र की संभावनाएं भी न्यूनतम है। अब बचा ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो देखो अगर उसके जो पिताजी थे, यानी अशोका के जो पिताजी थे, अगर वो कोई बदलाव करते तब उसको कहते ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। लेकिन बदलाव किसने किए, खुद अशोका ने, तो उसको क्या कहा जाएगा, एनलाइटेंड डिस्पोटिज्म। अब आप कहोगे बदलाव किस प्रकार के, तो देखो इसी के द्वारा, यानी अशोका के द्वारा केंद्रीकरण की व्यवस्था को मजबूत किया गया। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ इनके द्वारा शिलालेख का भी प्रचार किया गया, जिसके माध्यम से इन्होंने बुद्ध
की जो शिक्षाएं थी उन वो लोगों को बताई और लोगों में सही जानकारी भी पहुंचाने का प्रयास किया। तो इसीलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अभी भी अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 क्या कह रहा है कि आर्यभट्ट और बारामीर ये किसके शासनकाल से संबंधित है। आर्यभट्ट बहुत फेमस नाम है, मैथमेटिशियन थे। तो ये पूछा गया किसके शासनकाल में थे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेगुलर में आते हैं। 10 सेकंड है, पहले अपनी नोटबुक में राइट ऑप्शन को टिक करो जो आपको सही लगता है। चलिए टाइम आप। तो देखिए अगर ऑनलाइन कोचिंग का फ़ायदा उठाना है तो ये तो आपको मिनिमम एफर्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो खुद से पहले ट्राई कीजिए, फिर चेक कीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखो बात की जा रही किसकी, आर्यभट्ट और बारामीर की, ठीक है। तो इतना याद रख लो कि ये दोनों के दोनों आपके किससे संबंधित हैं, गुप्ता से संबंधित हैं। क्यों आखिरकार, क्योंकि इन्हीं गुप्ता डायनेस्टी में एक बहुत महान राजा हुए थे चंद्रगुप्त नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय हुए थे। इन्हीं के शासनकाल में वो नवरत्नों में आते थे। किस में आते थे, आपके नवरत्न में आते थे। तो आर्यभट्ट और बारामीर, देखो अब सवाल ये भी बनता है इन दोनों से कि ये दोनों क्या थे। एक तो ये गणितज्ञ थे, ठीक है, दूसरे ये खगोल शास्त्री भी थे। इन दोनों में ही आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो एक तो गणितज्ञ थे आर्यभट्ट और बारामीर और दूसरे क्या थे, खगोल शास्त्री। और इन्हीं चंद्रगुप्त के समय पे एक और बहुत प्रसिद्ध थे, कालिदास। कौन थे आपके, कालिदास, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे किया जाए, इसको याद करने का बड़ा ही सिंपल, आपने कवि कालिदास याद कर लो, ठीक है। तो कवि में के से क्या हो गया, कालिदास, ए से आर्यभट्ट और वी से बारामीर। और ये तीनों किसके समय काल में, आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में। और वो पीरियड कौन सा हो गया आपका, गुप्तास का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ और है, क्वेश्चंस करते हुए कभी भी घबराया नहीं जाता है, ठीक है। उनको सॉल्व करो, उनसे लड़ो, ठीक है। आपको खुद इसमें अगर अंतर देखना है तो लगभग आप जब 3-4 क्लासेस लगातार एक ही सब्जेक्ट की कर लोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 74 क्या कह रहा है, लोथल वो किस सिविलाइजेशन से संबंधित है। ईजी होगा, ठीक है। पहले अपनी नोटबुक में इसको टिक करो कि आपके हिसाब से क्या सही आंसर होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंडस वैली। तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी आपकी, ये कितने वर्ष पुरानी है, तो आप इसको याद कर लो 2500 BC। कितना था आपका, 2500 BC। ये एवरेज है, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह दिखेगा। तो हमें सिर्फ मोटा मोटा याद करना है 2500 BC के आसपास क्या था आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। अब देखो लोथल है कहाँ चित्र में, ठीक है, ये चित्र है। अब इसमें देखो ये है आपका लोथल। तो ये मुझे बताओ पानी के किनारे है ना, तो ये एक पोर्ट भी था, यानी एक बंदरगाह भी था, ठीक है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं, भाई साइट्स ही तो पूछ रहा था हमसे, तो महत्वपूर्ण साइट्स में एक है मोहनजोदारो, वहीं दूसरी है आपकी थोड़ा सा उसके ऊपर जाएंगे तो हड़प्पा। तो मोहनजोदारो देखो ये इंडस रिवर के किनारे है, और वहीं हड़प्पा कौन सी रिवर के किनारे है आपका, रवि निगर, जो रवि आपकी नदी है उसके किनारे है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस भी याद करना पड़ता है क्योंकि वो नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और वहीं अगर इससे अलावा बात की जाए तो धौलावीरा भी है और चांद उजड़ो भी क्या है आपकी लोथल की साइड से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। इसको अब अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलिए मीसोपोटामिया की अगर बात की जाए तो मीसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती थी, तो आपने इराक और ईरान का नाम सुना है, वहीं पे ये सभ्यता सबसे ज़्यादा पाई जाती थी, ठीक है। चलिए अब उम्मीद करता हूँ सारे ऑप्शंस भी आपको समझ में आने लगे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बुद्धा का अर्थ क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर राइट आंसर चेक करो। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनलाइटेंड वन। भाई हुआ क्या, यहाँ पर गौतम आपके थे, या कह सकते हैं गौतम सिद्धार्थ, गौतम उनको कहा जाता है, गौतम सिद्धार्थ कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोध गया का जो पेड़ था उसके नीचे ज्ञान प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। तो उन्हें बोध हुआ और उसी बोध शब्द से क्या निकल गया आपका, बुद्ध शब्द निकला। अब याद हो जाएगा। तो यानी अगर ज्ञान प्राप्त किया तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब एक चीज और याद कर लो कि इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है, और माता का नाम था यहाँ पर माया देवी,
ठीक है। तो पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, और माता का नाम क्या था? माया देवी, ठीक है। अब देखो अदर ऑप्शंस की बात करूं, मान लो नहीं आ रहा है हमें, ठीक है, तो पहले तो वो नोट कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जीनियस, तो कोई भी आपका महान जो आपके जहाँ पे लीडर्स होते हैं वो कभी जीनियस नहीं कहे जाते। इसके अलावा पावरफुल, क्योंकि उन्हें शासन से कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा रिलीजियस प्रीचर तो थे, लेकिन कब? जब वो इनलाइटेंड वन बन गए। तो ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंकोर वाट का टेम्पल कहाँ पे स्थित है? पहले खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग देखेंगे राइट ऑप्शन क्या है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो अगर ऑप्शन नंबर 3 किया है तो अपने आप को दीजिए +1, वरना कर दीजिए वहाँ पे -1 अगर गलत किया है तो, ठीक है। ऑप्शन अगर टिक नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, अगर मैं बात करूँ अंकोर वाट की, तो कहाँ पर है आपका? कंबोडिया में। तो एक चीज़ याद रखिएगा अंकोर वाट के बारे में, कि ये जो है सबसे बड़ा रिलीजियस आपका क्या है यहाँ पे? मंदिर है, ठीक है। तो सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा जो है ये रिलीजियस मंदिर है, जिसमें सबसे पहले विष्णु जी के मंदिर बना था। किसका मंदिर बना था यहाँ पे? विष्णु जी का मंदिर बना था। बाद में जाके यहाँ पे बुद्धिज्म टेम्पल यानी बुद्धा के लिए मंदिर बनाया गया। फिर से सुनिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर था, जिसमें सबसे पहले क्या था आपका? विष्णु की वहाँ पे पूजा होती थी, और बाद में किसकी पूजा होने लगी? बुद्धा की पूजा। तो इसका समय काल भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 12वीं सेंचुरी। अब ये 4 पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। तो आपको अंकोर वाट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब फटाफट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 77 क्या कह रहा है? कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में बताया गया है? ठीक है, 10 सेकंड में पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर चेक करना। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे ही आपका क्विज होता है तो क्विज का आंसर नीचे ज़रूर दिया कीजिए, ताकि आपको यहाँ पे खुद भी पता चले कि राइट ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो अभी एंड में आपके लिए क्विज भी होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 77 क्या कह रहा है आपसे, कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि इसमें यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया था। तो एक चीज़ याद रखना समुद्रगुप्त के बारे में एक और, कि उन्हें जो है वीणा वादक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीणा वादक। संगीत प्रेमी भी थे कौन? आपके समुद्रगुप्त। तो एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में एक व्यक्ति के बारे में और बताया गया था, उसका नाम था जहांगीर। तो यहाँ पे 2 लोग थे जिसके बारे में इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। अच्छा एक चीज और याद कर लो, पिलर इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? ऐसे आपने यहाँ पे खंबा खड़ा कर दिया और उसके चारों तरफ उसमें वहां पे लिखावट कर दी, ठीक है, उसी को इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो एक तो हो गए समुद्रगुप्त और दूसरे कौन हो गए यहाँ पे? जहांगीर हो गए। अब एक चीज और यहाँ पे हमें देखनी है कि ये लिखा किसने था। तो ये लिखा गया था हरिसेन के द्वारा, ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त के ही दरबार में उपस्थित थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 78 क्या कह रहा है हमसे, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो ये क्वेश्चन, फिर हम लोग साथ में देखते हैं। चलिए एंड टाइम आप। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर किसके बारे में पूछा गया है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी इंडस वैली की बात आती है तो शहरों की बात आती है, ठीक है। शहर वहाँ पर कैसे थे आपके? ग्रिड पैटर्न में वहाँ पे रोडें बनी थी, ठीक है, और पूरे शहर में घर भी क्या थे आपके? व्यवस्थित थे। तो अधिकतर जब भी इंडस वैली की बात होती है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हम यहाँ पे टिक करते हैं? ऑप्शन नंबर 2, यानी वहाँ पे जो जीवन था वो कैसा था? संगठित। तो अगर दिया है आपने ऑप्शन नंबर 2, अपने आप को दिए +1, वरना आपने वहाँ पे कर लीजिए -1, ठीक है। ये काम आपको ऑनलाइन कोचिंग में खुद से ही करना है, और फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपने कितने सही और कितने गलत किए, ठीक है। ये डेली के डेली करना है, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़े, घटे नहीं कभी भी, राइट। चलिए एक चीज़ और याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो स्टैंप यानी मोहरों के लिए भी है, ठीक है। जैसे आपको अटेस्ट वगैरह कराना हो तो मोहरें यूज़ होती हैं, तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहरों का इस्तेमाल किया गया था। और इसका समय काल क्या था? तो इसका समय काल था ब्रॉन्ज एज, ठीक है, कांस्य युग कहा जाता है इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 79 यहाँ पे पूछा गया पल्लव की कैपिटल क्या है, ठीक है। 79 क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन को, फिर हम लोग साथ में देखेंगे।
चलिए, तो यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 अगर आपने किया है तो अपने आप को दीजिए +1, वरना कर लीजिए वहाँ पे -1। ठीक है, इसे रेगुलरली हर एक क्वेश्चन के साथ हमें करना है। अब देखो यहाँ पे ये चित्र दिख रहा है आपको, ठीक, इस चित्र में देखो तो ये वाला एरिया, इसको क्या कहते हैं अभी हम लोग? तमिलनाडु कहते हैं। अब इसको ऐसे याद कर लो कि तमिलनाडु को 2 भागों में बांट दिया पल्लव और पांड्य। किसने? पल्लव और पांड्या ने तमिलनाडु को 2 भागों में बांट दिया। तो पल्लव की कैपिटल यहाँ पे आपकी क्या हो गई? कांची हो गई। ठीक है, और वहीं पांड्या की कैपिटल आपकी क्या होती है? मदुरई। ठीक है, अब इन दोनों को नोट कर लो। याद है नहीं है उससे मैटर नहीं होता है। यहाँ पे हमें क्या कोशिश करनी है कि हमें लगातार उस चीज को क्या करना है? रिवाइज करना है। ठीक है, वहीं वातापी, तो वातापी ये जो नाम देख रहे हो चालुक्यास, तो चालुक्यास की कैपिटल थी आपकी वातापी। अब इसको भी अलग से नोट कर लेना। ये 3 पॉइंट आप अगर आप लगातार नोट करते चलोगे तो आप खुद देखोगे कुछ टाइम के बाद आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 क्वेश्चन 80th क्या कह रहा है? वेदा का अर्थ क्या है? ठीक है, बहुत ही फिलोसफिकल क्वेश्चन है। पहले खुद से यहाँ पे ट्राई कीजिए, फिर हम लोग साथ में चेक करते हैं। कि यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 दिया है तो अपने आप को प्राइस दीजिए +1 का, वरना -1 कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो वेदा, वेदा में कौन कौन से हमारे 4 वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद है, जिसमें 128 क्या है हमारे यहाँ पे हिम्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना अलग से। अब देखो वेदों के अलावा यहाँ पर और 3 शब्द भी हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण है एक, तीसरा दूसरा है आपका उपनिषद। ठीक है, और वहीं लास्ट में है अरण्यक। तो ये 3 जो है आपके, ये वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए अलग से लिखे गए थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक। अब आप इसको नोट कर लो ताकि आपको वेदों से संबंधित जहां पे जो भी जानकारी थी वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं। 81 क्या कह रहा है कि वैदिक समय में किस मेटल का उपयोग सबसे पहले किया गया? अभी याद करो वैदिक जो आपका पीरियड था वो किस युग से संबंधित था, तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए एंड टाइम अप। तो देखो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ वैदिक लोगों के बारे में, ठीक है, तो एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे पहले अगर आपने ऑप्शन लिया है ऑप्शन नंबर 4 तो आपका तो सही हो गया। तो यहाँ पे आपको अपने आप को देना है +1। अगर गलत किया है यानी सिल्वर गोल्ड लगाया है तो -1। ठीक है, अब समझो वैदिक पीरियड आपका ब्रॉन्ज एज में आता है। ब्रॉन्ज एज मतलब क्या था? कांस्य युग। ठीक है, एक चीज और इसमें जोड़ लो कि इसी कांस्य युग में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आती है, हड़प्पा की जो की सभ्यता थी। ठीक है, तो वैदिक और आपकी ये किस में आती है? ब्रॉन्ज एज में। तो इसीलिए वहां पे अधिकतर उपयोग किसका होता था? कॉपर का होता था। तो वैदिक काल में सवाल ये आता है कि वैदिक काल में कॉपर को क्या कहते थे? तो उस समय उसको आयस कहा जाता था। क्या कहते थे? आयस। अब इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अरब जो है उनको 738 AD में किसने हराया था? मैप भी बना हुआ है यहाँ पे, पहले खुद से ट्राई करो सोच के कि किसने हराया होगा, फिर हम लोग लॉजिकली देखेंगे कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, टाइम अप। तो देखो यहाँ पे अगर आप चित्र देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये मुझे बताओ कि अरब यहाँ इस तरफ से ही तो आ रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उनकी भिड़ंत किससे हुई होगी? गुर्जर प्रति हारास से ही तो हुई होगी। तो यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन भी प्रतिहाराज ही तो हो जाएगा। ठीक है ना, बात आ रही समझ में? तो यहाँ पे अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर 1 तो अपने आप को दीजिएगा +1। ठीक, अब देखो इसके अलावा यहाँ पे प्रतिहारास की अगर आपसे बात की जाए तो इन्हीं को हम और क्या कहते थे? गुर्जर प्रतिहारास कहते थे। और इसमें जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ है उसी का नाम था मिहिर भोज। क्या नाम था? मिहिर भोज। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ठीक है, और वहीं अगर बात कर ली जाए चालुक्यास की, ये है चालुक्यास। ठीक है, तो अब चालुक्यास में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ था वो हुआ था विक्रमादित्य। ठीक है, तो लगभग लगभग इन दोनों के समय में अरब आपके आए थे, लेकिन अरब को 738 AD में किसने हराया था? तो क्या बताएंगे? गुर्जर प्रति हारास ने। अब मेरे ख्याल से कंसेप्चुअली भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि मौर्यन डायनेस्टी यानी कि जब मौर्य थे तब कलिंग वॉर कब हुई थी? डेट पूछी गई। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है ये आपका। पहले खुद से ट्राई करो और देखो डिफिकल्ट लेवल में आप कहाँ पे अपने आप को पाते हो। ठीक है, घबराइए नहीं, परेशान ना होइएगा। चलिए 10 सेकंड है, फटाफट बताइए इसका आंसर।
देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो अगर ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी दिया है वो अपने आगे +1 लगा ले, ठीक है, और अगर नहीं किया है तो -1, ठीक है। अब देखो कलिंग वॉर किससे संबंधित है, तो अशोक से संबंधित है, जो कि क्या थे, आपके मौर्य डायनेस्टी के राजा थे, और अशोका के समय पे यहाँ पे उन्हें देवनाम प्रिय की उपाधि भी दी गई थी। एक चीज़ और, अशोका ने ही इंस्क्रिप्शंस यानी कि जो पिलर पे जो हम लोग लिखते हैं ना, इसकी शुरुआत भी की थी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे तो अशोका गद्दी पे कब बैठा, 269 बीसी में, और कलिंग वॉर तक उसने आते आते युद्ध छोड़ दिया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 269 से लेके 261 उल्टा चलता है बीसी, एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो 269 से लेकर के 261 उल्टा चलता है। तो यहाँ पे कुल कितने वर्ष में उसने, मात्र 8 वर्ष में उसने पूरे भारत पे लगभग लगभग क्या कर लिया था, यहाँ पे राज्य स्थापित कर लिया था, ठीक है। इतना क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 84 पूछा गया है, अलोरा के जो टेम्पल और केव्स यानी गुफाएं हैं उसमें कितने धर्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। पहले खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर 4 तो अपने आप को दीजिए +1, और अगर गलत किया है मतलब टिक भी किया है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1, ठीक है। ये कैलकुलेट करते हुए चलना अपनी नोटबुक में या फिर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप देखो अजंता और एलोरा ये दोनों नाम सुने हमने, ठीक है। तो ये अजंता और एलोरा हैं कहाँ पर, तो ये हैं आपके महाराष्ट्र में, राइट। अब एक चीज़ और याद कर लो कि सवाल में इतना पूछा क्यों जाता है, क्योंकि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। मतलब क्या हुआ कि यूनेस्को के द्वारा इसको महत्व दिया जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखो एलोरा की जो गुफाएं हैं ये आपकी किसके द्वारा बनाई गई हैं, तो ये राष्ट्रकूटा शासक के द्वारा बनाई गई। अब इसको नोट कर लो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है इसको अपनी कॉपी में अलग से नोट कर दियो, बिना ये सोचे हुए कि यहाँ पे देखो जब भी आप उसको नोट कर लोगे ना और फिर से अगर मान लो बाई चांस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके पास नोट्स होंगे। आई बात समझ में। चलिए, और वहीं अगर बात करूं तो अजंता अलोरा में एक बहुत ही फेमस मंदिर है, कैलाश मंदिर, ठीक है। ये बहुत फेमस है। तो ये तो हो गया हिंदू टेम्पल, और वहीं बुद्धिस्ट और जैन की यहाँ पे मोनेस्ट्रीज हैं। मोनेस्ट्रीज का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे वो लोग आके रुकते थे। तो मोनेस्ट्रीज के साथ में अगर मंदिर है तो मतलब क्या हुआ उसका मतलब अजंता और एलोरा। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 85 क्या पूछा गया है, महाबलीपुरम के बारे में पूछा गया है कि उसके 7 पगोडा, या सिंपल पूछ लेंगे महाबलीपुरम मंदिर जो है ये किसके द्वारा रक्षा या फिर यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। जल्दी से पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं राइट आंसर। 10 सेकेंड है आपके पास। देखिए 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पल्लवा, ठीक है। तो पल्लव के जो आपके वंश के लोग थे उसमें जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो है नरसिंह वर्मन, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम और द्वितीय के द्वारा यहाँ पे महाबली मंदिर में अलग अलग निर्माण किए गए, ठीक है। इतना क्लियर रहेगा। और वहीं अगर बात कर ली जाए चोलास के बारे में, तो चोलास के द्वारा एक बहुत ही फेमस मंदिर है, उसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये चोलास के द्वारा बनाया गया था। तो महाबलीपुरम किसके द्वारा है, पल्लव के द्वारा, और वहीं चोलास के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर। अब इसको नोट कर लो। अच्छा एक चीज और, बृहदेश्वर मंदिर को बनाया किसने था, तो राजा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो बिना किसी परेशानी के यहाँ पे इसको नोट करके बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है 86 कि बुद्धा किस गण से संबंधित थे। कबीला नहीं होगा बल्कि यहाँ पे गण होगा, पूछा गया आपसे। यहाँ पे तो पहले खुद से ट्राई कीजिए ऑप्शन को, फिर देखते हैं क्या सही आंसर है। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर 3 तो आपको अपने आप को देना है +1, तुरंत कर लीजिए उसको नोटबुक में, वरना कीजिए -1, ठीक है। चलिए अब अगर बात की जाए शाक्य वंश की, तो शाक्य वंश से जो है इनके पिताजी थे जिनका अभी हमने वो नाम क्या डिस्कस किया था, सुधोधन, ठीक है। तो सुधोधन तो हो गए इनके पिताजी जो कि किससे थे, शाक्य गण से थे, ठीक है। अभी देखिए इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आगे। और वहीं इनकी माता का क्या नाम था, माया देवी, राइट। इनकी माता जो है ये कोलीय वंश से थी, ठीक है। अब ये जो जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट भी करते रहना, ठीक है। अब देखो पूछा क्या जाता है कि बुद्धा किस चीज से संबंधित थे, तो ये शब्द याद कर लो, बुद्धा गण से संबंधित थे।
और उसी गण में क्या नाम था उसका, शाक्य गण। मैं फिर बता रहा हूँ ये गण से संबंधित क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं 87। क्या पूछा गया, कादम्बरी। कादम्बरी जो है ये किसके लेखक के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम लोग मिल के करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, हिस्ट्री के क्वेश्चंस की खासियत ये भी होती है कि वो फैक्चुअल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये याद करने पड़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बाणभट्ट, ठीक है। तो बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी एक रोमांटिक नॉवल है आप, ठीक है, नॉवल या पोएम कह सकते हैं इसको। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो इतना याद रखिएगा, सवाल यहाँ से ये भी बनता है आपका कि ये किसके शासन काल में थे, तब आप बताएंगे हर्षवर्धन के शासन काल में थे। और वहीं हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ एक और बहुत ही प्रसिद्ध आपके यहाँ पे व्यक्ति आए थे, उनका नाम था हुएन सांग। तो देखो ये भी पूछा जाता है कौन सा चाइनीज ट्रेवलर या कौन सा लेखक किस राजा के समय में। अब इसको नोट कर लो क्योंकि ये इजी वे में आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया, अब देखो फाहीन, मैंने वही बताया चाइनीज ट्रेवलर के बारे में सवाल पूछते हैं। अब पूछ लिया उन्होंने फाहीन किस गुप्ता रूलर के शासनकाल में आए थे, ठीक है। अब पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम लोग साथ में मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आपके आए थे फाहीन, ठीक है। और ये जो है आपके गुप्ता वंश के यहाँ पे क्या थे, शासक थे। और गुप्ता वंश की स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त के द्वारा की थी। और इन्हीं के द्वारा गुप्त कह सकते हैं कि आपने गुप्त संवत को शुरू किया गया था, ठीक है। तो गुप्त संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था, श्रीगुप्त के द्वारा। और वहीं चंद्रगुप्त के समय पे कौन आए थे, फाहीन। तो ये अब इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या हो गई, इंपॉर्टेंट, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्या कह रहा है, सेंट थॉमस किसके शासनकाल में भारत में क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, सॉल्व कर पाओगे तो आप अपने आप को खुशी भी महसूस करोगे, ठीक है। तो पहले खुद से ट्राई करो और फिर देखते हैं साथ में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसके बाद क्विज भी आपको यहाँ पे खुद से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आज का आखिरी सवाल था ये आपका 89। तो यहाँ पे 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्थियंस के समय पे आए थे, ठीक है। तो अब देखो पार्थियंस जो है आपके, इन्हें पार्थियन शक भी कहा जाता है। शक यहाँ पे आपको याद होगा, ठीक है। तो शक यहाँ पे जो राजा आए थे उनमें जो सबसे प्रसिद्ध है आपके रुद्रदामन। कौन है आपके, रुद्रदामन प्रथम। तो अब ये सारी जानकारी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो कि ये जो शक थे ना आपके, ये पहली सेंचुरी में आपके भारत में आए थे, ठीक है। तो पार्थियन शक थे आपके और उसमें प्रसिद्ध राजा कौन है, रुद्रदामन प्रथम। तो उम्मीद करता हूं अब ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्विज की तरफ। तो हिस्ट्री क्विज है आपके लिए आज का। क्या सवाल कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो उनके घर होते थे वो निम्न ऑप्शंस में से किससे बने होते थे। यहाँ पे ईंटों से बने होते थे, पत्थर से, या फिर लकड़ी, या फिर इन सभी ऑप्शंस में से, ठीक है। तो पहले इसको कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे बताइएगा कि क्विज का आंसर क्या है, और साथ में जो आपका टोटल हुआ है वो भी बताना मत भूलिएगा, ठीक है। तभी आपको यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम पे आऊँगा तो वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री कल हम लोग पढ़ेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ही जो आज का जो क्विज है उसका आंसर भी साथ में सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।